के लिए यूज होता है तो वो जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। माइक्रो एरे, एरे इज फॉर एक्सप्रेशन, एरे इज फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिश वाली टेक्निक है। Which of the following is a parasympathetic process? Sweating जो होती है वो parasympathetic process है। Membranoglomerulonephritis is associated with, membranoglomerulonephritis किसके साथ associated है? SLE के साथ associated है। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स वाली जो ड्रग्स हैं वो पहले लीवर उनको एक्टिवेट करेगा तो वो एक्टिवेट होंगे, तब तक वो इनएक्टिव रहती हैं। ये पीछे एमसीक्यू था। पेशेंट हेड इज टर्न टुवर्ड साउंड, ठीक है, साउंड की तरफ बंदे का हेड जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्स दिस फंक्शन, ठीक है, साउंड की तरफ जो है उसका हेड जाता है। तो कौन सा पार्ट जो है वो, देखें ये कान ऊपर है ना तो सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, और आंखें नीचे हैं तो इन्फीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। तो जो साउंड की तरफ उसका हेड जाता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड? सुपीरियर कॉलिकुलस। हाइपोक्सीमिया इज सेंस्ड बाय, हाइपोक्सीमिया दोनों बॉडीज जो होती है ना, एक कैरोटिड बॉडी, ठीक है, और एक एओटिक बॉडी, जो दोनों बॉडीज है ना वो हाइपोक्सीमिया को दोनों ही सेंस करती हैं। प्री लोड इज डिटरमाइंड बाय, ये आज ग्रुप में भी शेयर हुआ था। प्री लोड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि जितना हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड है, ठीक है, प्रायर टू लोडिंग, ठीक है। प्री लोड इज नथिंग बट वीनस रिटर्न, ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है? उसकी रेजिस्टेंस, जो उसको आगे से रेजिस्टेंस लेफ्ट वेंट्रिकल में वो आगे से रेजिस्टेंस आनी है, वो आफ्टर लोड है। तो जिसको जिस तरह से याद है वो उस तरह से याद रखिए। बस प्री लोड को याद रखो कि ये पहले वाला लोड है और ये जितना हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा होगा उतना प्री लोड ज्यादा होगा, तो ये वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। प्री लोड इज डिटरमाइंड बाय वीनस रिटर्न। आफ्टर स्टीरिलाइजेशन स्पोर्स, अच्छा एक ही बैक्टीरिया जिसके स्पोर्स जो है ना वो स्टीरिलाइजेशन के बाद भी नहीं टूटते, वो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम है। क्लोस्ट्रीडियम एक वाहद बैक्टीरिया जिसके स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं स्टीरिलाइजेशन के लिए, ठीक है। क्रिसमस डिजीज के लिए आप क्या करेंगे? क्रिसमस, पहले तो मुझे ये बताएं कि आज मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए, तो क्रिसमस फैक्टर कौन सा फैक्टर था? पीछे एक एमसीक्यू था एंटी हीमोफीलिया वाला, उसमें मैंने क्रिसमस फैक्टर का बताया था। क्रिसमस फैक्टर कौन सा फैक्टर था? 9 फैक्टर था, 9 फैक्टर था, ठीक है। क्रिसमस फैक्टर क्या था? 9 फैक्टर था। तो उसमें 9 फैक्टर मैंने आपको जो तरतीब बताई थी कि 12 के बाद 11 के बाद फिर 10 तो कॉमन में आ जा रहा है, 10 to 1 इज इन कॉमन। तो इंट्रिंसिक पाथवे लंबे वाला पाथवे, तो उसमें क्या होगी? एपीटीटी। तो ये उसी तरतीब से आपका एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने डॉक्टर नदीप के मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे की वीडियो थी, उसके बाद ये सारी बात मुझे समझ आई थी। वीडियो तो खैर नहीं याद रही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रह गया। और ये कॉन्सेप्ट इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको बताया आप याद रख लेंगे तो समझ लें आपने डॉक्टर नजीब की 2.5-3 घंटे की वीडियो देख ली, क्योंकि नट शेल यही बात है जो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज स्पेशल अबाउट साइनोसाइड्स ऑफ लीवर? साइनोसाइड्स ऑफ लीवर के बारे में स्पेशल क्या है? वो कफर सेल से लाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैम फैमिली में कौन सा एडिशन है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो एडिशन करवाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में? इसको ना कटहेरिन नहीं पढ़ना, इसको सी अडहेरिन पढ़ना है। कटहेरिन नहीं पढ़ना, सी अडहेरिन पढ़ना। सी फॉर कैम फैमिली और अडहेरिन से एडिशन। तो कैम फैमिली में जो एडिशन करवाता है वो कटहेरिन है, ठीक है जी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इधर ही चलो एक मैं पीकॉक, जिस तरह नहीं होता पीकॉक, वो ट्रांस माइग्रेशन उसकी होती है पीकॉक की, ये वाली मूवमेंट होती है। तो ट्रांस माइग्रेशन जो होता है वो पी कैम करवाता है, ठीक है। पीकॉक मूवमेंट इज ट्रांस माइग्रेशन। वो बड़ा ट्रांसली बड़े मजे से झूम झूम के चल रहा होता है। ट्रांस वाला जो फेज होता है ना उस तरह जो है वो पीकॉक मूव कर रहा होता है, दैट इज ट्रांस माइग्रेशन, ठीक है। और ट्रांस माइग्रेशन इज बाय पी कैम, रिमेंबर फ्रॉम पीकॉक, ठीक है जी। और कैडहेरिन क्या है एम्ब्रियोनिक लाइफ में? अगर सबको समझ आई है तो थम्स अप दें, मुझे पता चले कि सारे सुन रहे हैं। नुकसान तो नहीं हो रहा, टाइम तो नहीं जाया हो रहा? नो सर। चलो चलो, बेहतरीन बेहतरीन। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद abdominal पेन विद डिसेंट्री, स्टूल कंटेन्स पस एंड आरबीसीज, स्टूल कंटेन्स पस एंड आरबीसीज। मैंने बताया था कि कल ई कोलाई वाला मैंने बताया था कि जब ब्लड आ जाए स्टूल के अंदर तो हमने कौन सा उसका स्ट्रेन करना है? ब्लड से हेमरेज वाला, इंटेरो हेमरेजिक, इंटेरो हेमरेजिक। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, a patient presented with muscle weakness not improved with neostigmine, auto antibodies against voltage gated calcium channel, what is your diagnosis? ठीक है। अच्छा जी, अगर तो ऑटो एंटीबॉडीज बन जाए कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट, तो ये है जी लैम्बर्टिटन।
लेकिन मैंने लेक्चर के वेरी स्टार्ट में बताया था कि अगर रिसेप्टर के अगेंस्ट बने तो वो मिस्थेनिया ग्रेविस है। मिस्थेनिया में मैंने आपको बताया था टोसिस टोसिस होगा, और टोसिस के साथ वो जो मियोसिस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल प्यूपिल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर टोसिस विद मियोसिस हो तो वो हॉर्नर सिंड्रोम होगा, और अगर दरिया बन जाए, खुल जाए आंखें, टोसिस विद माइड्रेसिस हो तो वो ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी होगी, ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी होगी। फैट इन इंटेस्टाइन इज अब्सॉर्ब्ड एज मिक्स्ड मिसल्स। फैट जो होते हैं ना वो मिक्स्ड मिसल्स की फॉर्म में अब्सॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड वो होते हैं टीसी, ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स बेसिकली कहते हैं कि वो ना फोल्ड हो जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में, और उस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड मिसल्स है ना वो एक लंबे इस तरह के मिसल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसकी फॉर्म में उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, फैट्स की ना उसकी फॉर्म में अब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गोले बन जाते हैं, जिनको काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में वो जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो गोलों से काइलोमाइक्रोन वो उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और अब्जॉर्ब किस में होते हैं, ट्यूब लाइक फॉर्म, जो क्या होता है मिक्स्ड मिसल्स, ठीक है जी। लो बाइकार्ब, लो CO2, लो ऑक्सीजन विद नॉर्मल पीएच, व्हाट विल बी सीन। अच्छा जी, मैं जो है नॉर्दर्न अगर कोई प्लान कर रहा है एग्जाम के बाद, ठीक है, तो वो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा ना, हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, हाइपोक्सिया होगा, लो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, ठीक है। जब हाइपोक्सिया होगा तो वो क्या करेगा, वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा। जितना वो वेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा रिमूव होगी। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया सांस वाला, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा रिमूव होगी, ठीक है, उतना क्या होगा, उसमें अंदर जो है वो कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि क्या उसका नाम है, अल्कलोसिस की। लेकिन उसमें क्या होगा कि बाइकार्ब भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा उसके कंपनसेशन में, ठीक है। तो ये अराउंड अगर वो 2 एक हफ्ते वहाँ सुकून से रहता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी कंपनसेशन हो जाएगी और पीएच नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी उसने कहानी सिनेरियो में बताई हुई कि आफ्टर 2 वीक्स एट हाई एल्टीट्यूड पे लो बाइकार्ब होगा जो कंपनसेशन में हुआ है, लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, लो ऑक्सीजन होगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन होती है, लेकिन नॉर्मल पीएच है क्योंकि कंपनसेशन हो गई है, ठीक है जी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम कौन करता है, आपने देखा होगा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स जो होती है ना, 40 साल से ऊपर की औरतें जो होती हैं, ठीक है, उनमें ईस्ट्रोजन कम होता है। ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से उनकी हड्डियां ज्यादा जो होती है ना वो उनको दर्दें ज्यादा होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो डिक्रीज करता है ना वो ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने पेपर 1 कर लिया। ये पेपर काइंडली एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे के ये रिपीट कर दें। बस 1 मिनट अजान हो ले। हाँ जी, सॉफ्ट स्किन, ईस्ट्रोजन, रिमेंबर ईस्ट्रोजन इज इन फीमेल